जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। उफ, फिर से एक बिजली कड़की। ये बिजली आज जान लेकर रहेगी। दिसंबर के मौसम में ऐसी बारिश तो आज तक कभी। अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर वैदराज चंद्रभूषण यही सोच रहे थे। इस छोटे से गांव में उनकी ये छोटी सी दुकान। हाँ, आजकल वैसे वैद्यों को कौन पूछता है। हाँ, आजकल तो सब एलोपैथिक डॉक्टरों के पीछे भागते हैं। थोड़ी सी कुछ बीमारी हुई नहीं कि ये टेस्ट वो टेस्ट वो टेस्ट। अरे इतने सारे टेस्ट देखकर तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी बता दे कि बीमारी क्या है। असली कला तो वैद्यगिरी में है। इंसान की नब्ज टटोल कर उसका पूरा बीमारी, उसके लक्षण, उसके पूर्वजों में क्या था, सब कुछ बता देने की कला वैद्यों में ही पाई जाती। मगर आजकल के लोगों में इतना सब्र कहाँ। दवाई धीरे असर करती है मगर जड़ से बीमारी खत्म करती है। उन्हें तो तुरंत रिलीफ चाहिए। बस लगे हैं एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच। मगर हमेशा वक्त ऐसा नहीं था। एक समय गांव में क्या, गांव के आसपास और यहां तक शहरों में भी वैदराज की तूती बोलती थी। दिन भर समय कब निकल जाता पता ही नहीं। दूर दराज के गांव में जाते, रात को अगर मरीज बुलाते तो भी जाते, क्योंकि अपनी शिक्षा पूरी कर अपने गुरु के चरण छूकर कसम खाई थी कि पैसे और नाम के पीछे कभी नहीं भागेंगे। सिर्फ रोगी की सेवा करना ही उनका लक्ष्य होगा और नाम और पैसा तो अपने आप आ ही जाता है। और यही हुआ भी था वैदराज के साथ। मगर वक्त बदलते देर नहीं लगती। आजकल की परिस्थिति कुछ अलग ही है। जैसी ईश्वर की इच्छा, यही सोचकर जीवन चल रहा था। आज सवेरे से ही आसमान में बादल है और रह रहकर हल्की बारिश भी हो रही है। मगर अपने स्वभावत वैदराज शाम को भी दुकान खोलकर बैठे ही थे। मगर परिस्थितियों को देखकर नहीं लगता है कि कोई रोगी अब आएगा। ऐसे भी रोगी की कमी ही है। फिर इतने पूरे मौसम में कौन किसी वैद्य के पास इलाज कराने आता है। यही सोचकर दुकान बंद करने का उपक्रम कर रहे थे। मौसम के चलते आज लाइट भी गोल थी, सो लालटेन की रोशनी में ही काम करना पड़ रहा था। एक तो बुढ़ापा, नजर कमजोर, ऊपर से लालटेन की रोशनी, काम थोड़ा धीमे ही हो रहा था कि तभी बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ सकता हूं, सुनकर वो चौंक पड़े। ऐसी ठंडी खनकदार सी आवाज। कौन व्यक्ति होगा? आइए, अंदर आइए, कहने के साथ साथ दरवाजे का पर्दा हटाकर जो व्यक्ति अंदर आया, उसे देखकर एक पल को तो वैदराज को जैसे सिहरन सी हो उठी। ऐसा पतला पतला अजीब से चेहरे का व्यक्ति, ऐसा लग रहा था जैसे शरीर की सारी हड्डियां निकल आई हों। ये वैदराज आप ही हैं? यहाँ और कोई तो दिख नहीं रहा है, क्या कहते हो? एक अजीब सी हंसी हंस पड़ा वो। मुझे जरा
खुद को दिखाना था। अपने प्रति इतनी ज्यादा सहानुभूति शायद ही किसी व्यक्ति में होती है। वैद्यराज बोले, अब जी बैठिए। डॉक्टर साहब, असली में मैं रुकिए। पहली बात तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वैद्य हूँ। ये अंग्रेजी डॉक्टर नाम मुझे पसंद नहीं। अरे क्या बताऊं, आजकल डॉक्टरों के चक्कर लगा कर मुंह पर वही शब्द अटक गए हैं, इसीलिए आपको भी वही कह रहा हूँ। अच्छा, तो उस व्यक्ति की तरफ देखकर वैद्यराज सोच रहे थे, वात दोष है इसे, जरूर पेट की बीमारी से ग्रसित होगा। आजकल के लोग इधर उधर का खाना खाते हैं और फिर पेट की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। आप बताइए क्या है? आप मेरा इलाज कर तो सकेंगे ना? पिछले बहुत सालों से मैं तकलीफ में हूं। अब लाइए, आपके हाथ लाइए, कहकर वैद्यराज ने उसके हाथ की ओर देखा। देखते ही चौंक पड़े। ये क्या? ऐसा लग रहा था जैसे कंकाल हाथ फैला दिया उनके सामने। इतना पतला सा हाथ किसी इंसान का हो सकता है क्या? मगर फिर उन्होंने सोचा, लगता है इसे एनीमिया की भी प्रॉब्लम है। हो सकता है। अगले ही पल उसकी नब्ज देखने के लिए वैद्यराज ने हाथ आगे बढ़ाया, मगर उसका हाथ छूते ही वो चौंक पड़े, जैसे करंट सा लग गया उन्हें। अरे बाप रे, इतना ठंडा हाथ! किसी आदमी का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है? मगर बाहर जो हालात है, दिसंबर के ठंड में बारिश, ऊपर से बाहर से व्यक्ति आ रहा है, हो सकता है उस वजह से हाथ ठंडा। वैद्यराज ने अपने मन को अपना तर्क दिया और उसकी नब्ज पकड़ी। हाथ इतना दुबला होने के कारण नब्ज आसानी से पकड़ में आ गई। नब्ज पकड़कर आंख बंद किए कुछ देर वैद्यराज बैठे रहे। फिर बोले, पेट की तकलीफ है, पेट में दर्द रहता है और कृमि की भी बीमारी है। कृमि धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को खाती जा रही है, इसीलिए इतने दुर्बल हो। फिर उन्होंने उसे कपड़े उठाने को कहा और पेट के एक दो जगह हाथ से छू कर देखा, और छूते ही एक बार फिर से जैसे बिजली सी चमक गई। उफ, इसका शरीर भी तो बर्फ जैसा ठंडा है। ऐसा ठंडा शरीर किसी इंसान का कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने वही तर्क दे के अपने मन को समझाया कि बाहर से आ रहा है, हो सकता है इस वजह से। सुनकर वो व्यक्ति चौंक पड़ा। अरे बाप रे, महाराज आप तो भगवान हैं। मेरी नब्ज सोकर सारी बीमारी जान ली। अरे वाह! अच्छा, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होगा क्या? क्यों, उससे तुम्हें क्या फायदा? नहीं। ताने की तरह शब्द आकर उस व्यक्ति को चुभे। मगर टेस्ट होता तो और कुछ पता चलता। मैं टेस्ट नहीं करता हूं, नब्ज छूकर ही सब कुछ जान लेता हूं। मैंने जो बताया वो सही कहा कि नहीं? हाँ, ये तो सही कहा आपने। पिछले 7-8 सालों से मैं इस रोग से भुग रहा हूं। अचानक सब कुछ ठीक रहता है, पेट में ऐसा मरोड़ कि आधे परदादे आ जाते हैं। कुछ समय तक दर्द रहता है, फिर धीरे धीरे कमने लगता है, मगर उस मरोड़ के चलते जो कमजोरी आ जाती है, अच्छा खा भी नहीं सकता हूँ डर के मारे। मेरी दवाई खाओ और जो नियम मैं लिख कर दूंगा उसका पालन करना होगा।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। 3 महीने इंतजार करो, उसके बाद बीमारी जड़ से साफ हो जाएगी। वैसे तुम्हें इस गांव में पहले कभी देखा नहीं। हाँ, मैं शहर से आया हूँ। शहर से गांव में कोई आए, ये तो बड़ी अजीब बात है। गांव में तुम्हें ऐसा क्या मिल गया? असली में वो पांचू है ना, उसी के घर आया था। पांचू कौन? रामनाथ का बेटा? हाँ हाँ, वही। ओ, तो उसके घर ऐसा क्या मिल गया? एक खास काम से ही आया था। शहर वालों को गांव में क्या काम? अच्छा, खोल के बताता हूँ आपको। बता सकते हो। वैसे भी मुझे दवाइयां बनाने में थोड़ा समय लगेगा। कहते हुए वैदराज पास ही की टेबल की ओर चल पड़े। इस टेबल के सामने थी एक बड़ी सी अलमारी, जिसमें बहुत सारी बोतलें रखी थी। कुछ में जड़ी बूटी, कुछ में कीचड़ के जैसा द्रव्य, तो कुछ में अजीबोगरीब भस्म रखे थे। सब में संस्कृत में नाम लिखा था। पास ही थी एक और अलमारी, जिसमें थी बहुत सारी किताबें। कुछ जड़ी बूटी और द्रव्य निकाल कर छोटे से खलबट्टे में वो पीसने लगे। अभी एक दवा बनाकर दे रहा हूं, उसे खा लो। खाने के करीब आधे घंटे बाद तुम्हें गर्म पानी पीना है। तब तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं सारी खान पान की विधि लिखता रहूंगा, समय बीत जाएगा। वैसे चाहो तो अपनी बात कह सकते हो, इससे भी समय जाएगा। सही कह रहे। असली में मैं भूत अनुसंधान संस्था का वाइस चीफ हूँ। भूत अनुसंधान संस्था? पैरानॉर्मल एक्टिविटीस्ट आजकल शहरों में जो है ना, अब ऐसी जगहों पर जिसे लोग भूतहा कहते हैं, वहां जाकर रिसर्च करना और भूत की उपस्थिति का पता लगाना, ये मेरे और मेरे संस्था के लोगों का काम है। हमारे चेयरमैन हैं धुरंधर भटवाड़ेकर जी। वो मेरे साथ आने वाले थे, मगर किसी ने उन्हें बताया कि उनकी सास घर से लापता हो गई है। इस खुशी को वो सह ना पाए, इसी वजह से अपने ससुराल चले गए और मुझे अकेले ही यहाँ भेज दिया। वो पांचू मेरा साला होता है। बताओ, समय कैसे बीत जाता है? अभी तो कुछ दिन पहले मेरे सामने ही रामनाथ पैदा हुआ था, और अब उसकी बेटी पैदा होके बड़ी भी हो गई और उससे तुम्हारी शादी भी हो गई। सच में समय का दरिया जैसे पंख लगाकर उड़ता है। उसने मुझे बताया था कि गांव में एक हवेली है, जिसमें कभी जमींदार साहब रहते थे, जिन्हें चेस खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन बगीचे में बैठकर चेस खेल रहे थे कि उनके ऊपर आसमानी बिजली गिरी और वहीं मर गए। उसके बाद से कई बार उन्हें बागीचे में टहलते देखा गया है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल। वो तो हमारे गांव की सबसे खतरनाक जगह है। उस तरफ रात में क्या, दिन में भी लोग नहीं जाते हैं। तो तुम क्या वहां जाने की सोच रहे हो? जाने की क्या, मैं तो जाकर भी आ गया। क्या? असली में हम लोगों का काम ये रह गया है कि लोग जहाँ ऐसी डरावनी चीजों को मानते हैं, हम वहां जाकर रात बिताते हैं और लोगों के मन से ये डर हटाते हैं कि वहां कोई भूत प्रेत आदि है। ठीक है, मगर गांव के कई लोगों ने ठाकुर साहब को रात में बगीचे में टहलते और चेस खेलते देखा है। क्या कह रहे हैं आप भी? अरे मुझे तो कोई नहीं दिखा, बल्कि पांचू ने कहा था कि एक दो और भी ऐसी ही हॉन्टेड जगह यहाँ, मगर उसने दिखाया नहीं।
तुम रात में वहां थे? और क्या, कल पूरी रात में वहां था। शाम से जाकर वहां टिक गया था। थोड़ी देर बाद पांचू टिफिन लेकर आया। मैंने तो वहीं बैठकर रात का खाना भी खाया। असली में उसकी बीवी ने क्या स्वादिष्ट मटन और पूरियां बनाई थी। दबा के खाया। उस वक्त बीमारी का ध्यान न था, मगर सवेरे जब शहर जाने के लिए निकला तो पेट में मरोड़ आनी शुरू हो गई। अब यहीं पास ही एक पेड़ के नीचे खड़ा था, तेज बारिश से बचने के लिए। उस वक्त भी बहुत तेज मरोड़ आई, ऐसा लगा मर ही जाऊंगा। तभी बिजली की चमक में आपके यहाँ का बोर्ड देखा। सोचा कुछ प्रारंभिक दवाइयां ले लूं, ठीक हो जाऊंगा, इसीलिए यहाँ आ गया। अच्छा, एक काम करो, ये दवा खा लो, तुम्हारी ये दवा तैयार हो गई। मैं बाकी दवाएं बनाता हूँ। दवाई स्वाद में थोड़ी सी कड़वी थी, मगर उस व्यक्ति ने बिना किसी प्रतिक्रिया के आराम से उसे खा ली। वैदराज को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। इस दवाई को इतनी आसानी से कोई भी खा नहीं पाया है। तो वही मैं बता रहा था, यहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी। जाता हूँ, शहर जाके अपनी संस्था में रिपोर्ट करूंगा कि यहाँ भी कोई भूत नहीं दिखा। अच्छा, ये तुम्हारी बाकी दवाई अभी तैयार हो गई है। मैं इन्हें बोतल में बांध देता हूँ और उसके बाद खान पान के निर्देश लिख देता हूँ। वैदराज जी, क्या दवाई दी आपने? ये तो खाते ही साथ मेरा पूरा दर्द छूमंतर हो गया। पेट में बड़ी शांति शांति से लग रही है। ये मेरी दवाई है, और याद रखना, इस गांव में लोग कहते हैं कि मेरी दवाइयां खुद मेरी तारीफें करती है। 3 महीने दवाई खाओ, फिर पूछूंगा बीमारी है कि नहीं। अरे वाह वाह वाह, मगर इनकी फीस कितनी है? तुमने शायद बाहर बोर्ड पढ़ा नहीं। नहीं। मेरी दवाइयों की कोई कीमत नहीं। मैं मुफ्त में लोगों को दवाइयां देता हूं, समझ गए? अच्छा। मगर तुमने एक काम खराब किया। उस बंगले में तुम्हें मांस भक्षण नहीं करना था। ठाकुर साहब परम वैष्णव परिवार से थे। उनके परिवार में मांस मछली तो क्या, प्याज लहसुन तक नहीं खाया जाता था। और ऐसी जगह बैठकर तुम... अरे अब मरकर भूत हो गए हैं, उनको मांस से और ये सबसे क्या परेशानी? क्या अपनी जगह को गले लगा कर बैठेंगे? खा लिया तो खा लिया, इसमें अजीब बात क्या है? दुष्ट पापी मूर्ख, तब से तेरी बातें सुने जा रहा हूँ। तूने मेरे बंगले को भ्रष्ट किया। अरे, जहाँ राधा माधव का इतने वर्षों से पूजन हो रहा है, ऐसी जगह पर तूने मांस खाया। अचानक वो चौंक उठा। बाहर के दरवाजे से जैसे विद्युत की गर्जन जैसी एक भयानक आवाज आई, और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसके हाथ पांव कांप उठे। दरवाजे पर खड़ी थी एक आकृति जो पूरी तरह स्पष्ट इंसानी रूप में नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे धुएं से वो आकृति बनी है। तभी वैदराज चिल्ला उठे, अरे ठाकुर साहब, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इतना क्रोध आपको शोभा नहीं देता है। उस आकृति की आंखों में जैसे अंगारे से जल रहे थे। अरे क्या क्रोध शोभा नहीं देता है? तब से मैं चुपचाप खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था कि इसकी दवाई बने तो तुम्हें ले जाकर चेस का खेल शुरू करूं, और यह मूर्ख बेवकूफ गधा उल्टी फुल्टी बातें कह रहा है। कहता मेरे बंगले में कोई भूत नहीं है, वहाँ बैठकर मांस खा के भ्रष्ट करके आया है। अरे पापी, कल रात को गाँव के वो भोलू लोहार की मौत हो गई थी। उसकी आत्मा को जरा यमद्वार छोड़ने चला गया, इसलिए कल रात को घर पर नहीं था, और ये भ्रष्ट वहां बैठकर ये सब कुकर्म करके आ गया। अरे ठाकुर साहब शांत हो जाइए, देखिए उसकी हालत क्या हो रही है। कैसे कांप रहा है वो।
यही हाल रहा तो मर जाएगा। अरे मेरा मरीज है, दवाई से मैं उसे ठीक करने का वादा कर चुका हूं, ऐसे में। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आओ। हाँ हाँ, आप जाइए जाइए। इसके बाद वैदराज उस व्यक्ति की तरफ मुड़कर बोले, देखो घबराओ मत, थोड़ी हिम्मत लाओ। इस तरह डरोगे तो काम नहीं चलेगा। आखिर भूत देखने आए थे तुम, इतने बार निराशा हाथ लगी मगर इस बार सफलता मिली गई। और एक बार पांचू ने जो कहा था ठाकुर की हवेली के अलावा भी इस गांव में हॉन्टेड प्लेसेस है, वो इसी वैधशाला के बारे में बोल रहा था। हाँ आज से करीब 75 साल पहले मैं यहाँ पर वैद्य का काम करता था। मेरा बहुत हाथ था, जिससे प्रसन्न होकर ठाकुर साहब ने मुझे अपने मित्रों में शामिल कर लिया। मेरी और उनका एक ही शौक था, चेस खेलना। जानते तो हो ना चेस खेलने वालों में कैसा पागलपन होता है। अरे शतरंज के खिलाड़ी सिनेमा तो देखा होगा। ऐसे ही एक शाम हम उनके बागीचे में बैठकर शतरंज खेल रहे थे। पता ही नहीं चला कब आसमान में बिजलियां गरजने लगी, तेज बारिश होने लगी, मगर पेड़ इतना घना था कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा। दैव योग से एक बिजली उस पेड़ पर गिरी और उसकी चपेट में हम दोनों आ गए। तब से हर रात मैं और ठाकुर साहब वहां बैठकर चेस खेलते और अक्सर मेरी ये वैधशाला लोगों की इलाज के लिए खुल जाती है। मैं स्वभाव से थोड़ा डरपोक था। मरने के बाद भी वो डर बना रहा, इसीलिए कभी कभी थोड़ा डर जाता हूँ। जैसे तुम्हारी अजीबोगरीब आकृति को देखकर डर गया था। अच्छा अब मैं भी चलता हूँ। ज्यादा देर तक इंसानी रूप में रहने से तकलीफ होती है, कहकर वैदराज का शरीर धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगा। वो कांपता हुआ उनकी ओर देख रहा था और इसके साथ ही धीरे धीरे वैदराज का वो कमरा भी हवा में विलीन होता हुआ चला गया। अगली सुबह गांव के लोगों को एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति की बेहोश हालत में मिला, जिसके पास कुछ आयुर्वेदिक दवाओं की शीशियां रखी हुई थी। पास ही में एक कागज भी पड़ा हुआ था जिस पर किसी की नजर नहीं गई, जिसमें लिखा हुआ था उन दवाइयों और उसके साथ खान पान में कैसा नियंत्रण रखना है। नीचे दस्तखत किया हुआ था वैदराज चंद्रभूषण। बारिश इतनी तेज हुई थी कि वो व्यक्ति पूरी तरह से तरबतर हो गया था, मगर आश्चर्य, वो कागज एक बूंद भी नहीं भींगा था। मगर बदकिस्मती से किसी की भी नजर उस तरफ नहीं गई। दोस्तों, यहां खत्म होती है हमारी ये कहानी। मगर रुकिए 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 भाई, कहां चले जा रहे? बहुत सारे प्रश्न अधूरे रह गए। जब वो व्यक्ति होश में आएगा तो लोगों को क्या बताएगा, और शहर लौटकर जब अपनी पैरानॉर्मल सोसाइटी में इस घटना के बारे में बताएगा तो उन लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा? उसके चेयरमैन धुरंधर भटवाड़ेकर क्या कहेंगे? क्या वो खुद गांव में इस अभियान पर आएंगे? ये सब जवाब मिलेंगे आपको इसके अगले भाग में। भाग नहीं कह सकते, इसे सीक्वल कहेंगे, जो एक अलग कहानी जरूर होगी मगर ऐसी ही रोचक होगी। तो इंतजार कीजिए इसके सीक्वल का।